हेलो एंड वेलकम टू एडवर्ड्स इन्फिनिटी आईएएस। आज हम देखने वाले हैं 2025 का यूपीएससी सीएससी का एग्जाम पेपर और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे दिया था। और ऐसा क्या खास है इसके इस लेक्चर के अंदर, सिर्फ हम क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया है। एक एक क्वेश्चन का मैं प्रॉपर सोर्स बताने वाला हूं आपको, इस तरीके से कि वो लक्ष्मीकांत से आया था, कौन से एडिशन से, किस चैप्टर नंबर से, किस पेज नंबर से और एग्जैक्टली कहां से आया था, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई ट्रैप था, उस ट्रैप से हमको कैसे बाहर निकलना है, वो चीज हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। साथ में हम देखेंगे क्या कोई एलिमिनेशन टेक्निक पॉसिबल है उस क्वेश्चन में, उस एलिमिनेशन टेक्निक को हम देखेंगे। कुछ चीट कोड हम लगा सकते हैं, कुछ हम लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे। फिर हम वहीं तक नहीं रुकेंगे, हम देखेंगे क्या उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या उस सीन से रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। वीवीएस एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी करवाती है, जैसे कि सीडीएस, जैसे कि सीएपीएफ, सीडीएस के अलग अलग एग्जाम में क्या यूपीएससी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस तरीके से आपको होलिस्टिकली वे में एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। हम सिर्फ यहां पे क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर टिक करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा एम सिर्फ आंसर जानना नहीं है, हमारा एम ये है कि आगे हम किस तरीके से स्टडी करें जो हमें हेल्प करेगी हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो ये बहुत ही डिटेलिंग में हम चीज करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगी। तो ऐप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को आपको मिलेगा। धीरे धीरे करके हमने सब कुछ कवर किया हुआ, तो बहुत होलिस्टिकली वे में कवर किया, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 51 से मैंने स्टार्ट किया है। इसके पहले के क्वेश्चन भी रिकॉर्डेड हैं, वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आप मेरे साथ रीड करिए, पॉज कीजिए वीडियो को और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो इस सीरीज को फॉलो करने वाले का प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुक सकता, क्योंकि हम इस तरीके से डेवलप करेंगे कि नेक्स्ट प्रीलिम को हम पूरी तरीके से प्रिडिक्ट कर लेंगे कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है, किस तरीके से पूछा जाएगा, और वो लॉजिक जब डेवलप हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को आप रीड करिए मेरे साथ। विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, इस क्वेश्चन का थीम क्या है? ऑर्डिनेंस। मैंने इसको रेड कलर से बना के रखा है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीड अ फंडामेंटल राइट। क्या ऑर्डिनेंस आपका फंडामेंटल राइट ले सकता है? ऑर्डिनेंस एक छोटी चीज होती है, ऑर्डिनेंस से बड़ा होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आप ऐसा कह सकते हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक कुछ लॉ को पास करवाते हैं, ठीक है, उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर हो गया, तो क्या वो फंडामेंटल राइट को ले सकते हैं? आप देख रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं लिया जा सकता किसी भी तरीके से। अगर कोई भी लॉ, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी लॉ अगर ऐसा लॉ है जो आपकी फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, उस लॉ को, उस नियम को, उस कानून को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसे बर्बाद कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या सेंट्रल के एक्ट को अमेंड कर सकता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने सेकंड स्टेटमेंट को पकड़ लिया कि गलत है। तो जैसे हम सेकंड स्टेटमेंट को गलत करते हैं, ऑप्शन डी खत्म हो जाता है, ऑप्शन बी खत्म हो जाता है और ऑप्शन ए खत्म हो जाता है, सिर्फ ऑप्शन सी बनता है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब थोड़ा सा इसके डिटेलिंग में हम जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हम उससे क्या सीखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और क्या इससे आगे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आ गया कितना भी घुमा के, तो आप उसे कर लेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। लक्ष्मीकांत की बुक उठाइएगा, जो जो टॉपिक में बोलता हूं वो टॉपिक, वो पेज नंबर, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, कुछ कुछ बुक्स में बताऊंगा, साथ में रखिएगा, पेज नंबर खोल के रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। An ordinance, like any other legislation, can be retrospective, that it may come into force from the big date. ये पुरानी डेट से फोर्स में आ सकता है, ठीक है, जिसे हम रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस, कल को क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, क्या ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ सर, ऑर्डिनेंस एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, ठीक है। ये मॉडिफाई कर सकता है, रिपेल कर सकता है किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को, और किसी भी दूसरे ऑर्डिनेंस को भी ये रिप्लेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इट कैन अल्टर अमेंड अ टैक्स लॉ ऑल्सो। कल को क्वेश्चन आएगा क्या ये टैक्स लॉ को भी अमेंड कर सकता है? तो यस, इट कैन अल्टर द टैक्स लॉ ऑल्सो, ठीक है। यहीं पे ट्रैप है, ये कल को क्वेश्चन ये बन सकता है, इसलिए मैं चीज बता रहा हूं। हाउएवर इट कैन नॉट बी यूज्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं किया जा सकता। ये लूप होल है, जो नहीं वर्ड है ना वो ज्यादा याद रखना है। क्या कर सकता है वो थोड़ा भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं कर सकता है अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से
दिमाग में बैठा लो। अच्छा, थोड़ा सा मेन पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर दैट द मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग द ऑर्डिनेंस हैज बीन devised in an order to enable the executive to deal with the situation they may suddenly or immediately arise when the parliament not in session। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें उस समय जरूरत पड़ रही है कोई लॉ बनाने की, तब हम ऑर्डिनेंस का यूज करेंगे सिंपली। ओके, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। डीडी बसु अगर आपके पास बुक है 26 एडिशन, तो चैप्टर नंबर 8 आप खोल लीजिए, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। वहां पे पेज नंबर 151 के अंदर ये मेंशन है इस पूरा की अगेंस्ट एनी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बट आल्सो अगेंस्ट दैट ऑफ लेजिस्लेशन के अंदर ये ऑर्डिनेंस आ सकता है। इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट का मैंने ये दिस इज फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए मैंने ये आपको बताया है। स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए आपको मैंने बताया है कि इसका सोर्स कहां से लिया गया है। इसमें ट्रैप देखते हैं वैसे, द ड्यूरेशन ट्रैप। आप देखो ड्यूरेशन ट्रैप, कल को क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। व्हाइल द ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट 6 वीक आफ्टर द रीअसेंबली ड्यूरिंग द ऑर्डिनेंस रिमेन वैलिड इवन आफ्टर इट लैप्स। ठीक है, अनलेस डीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द शैडो क्वेश्चन, डज द लैप्स ऑफ द ऑर्डिनेंस इनवैलिडेट एक्शन टेकन अंडर इट। जनरली आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक शैडो क्वेश्चन आता है कि क्या ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, ऑर्डिनेंस इनवैलिडेट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी चीजें ली गई हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में आया चीजें हुई तो जनरली होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एलिमिनेशन चीट कोड मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 30 अगर आपको याद है तो आप यू कर ले जाओ, क्योंकि कोई भी लॉ हो सकता है, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया हो, पार्लियामेंट के थ्रू आया हो, या किसी भी तरीके से वो लॉ आया हो, अगर वो ऑर्डिनेंस आर्टिकल 30 मतलब आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो पूरी तरीके से गलत होगा। इस तरीके से हमने देख लिया। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 सीडीएस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज नॉट करेक्ट। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ द पावर है गवर्नर की, देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, गवर्नर के पास भी होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। द गवर्नर मे विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम। द ऑर्डिनेंस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट याद रखना। ये तो करेक्ट है, आपको दिख रहा है। तो इस तरीके जो करेक्ट है उसको, इसलिए मैंने बोला था कि जो गलत है वो आपको पहले ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2018 में सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है गवर्नर की, इसमें से कौन सा सही है? देखो अगर ये क्वेश्चन किया तो ऊपर वाला बन जाएगा। डिस्क्रिशनरी पावर है क्या ये? द गवर्नर हिमसेल्फ इज नॉट कॉम्पिटेंट टू विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। क्या गवर्नर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इन लॉ को हटा सके, विड्रॉ कर सके? ये आपको बताना है। क्वेश्चन सीएपीएफ 2020, ये सारे एग्जाम यूपीएससी करवाता है, इसलिए मैंने इन सभी एग्जाम्स को के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हिच आर टेम्पररी ड्यूरेशन, जो कि टेम्पररी ड्यूरेशन के होते हैं। अच्छा ठीक है, एन ऑर्डिनेंस प्रोमulgate बाय द प्रेसिडेंट हैज रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक। टाइम पीरियड याद रखना, क्या ये 6 वीक? आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कितना समय, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना। आईएएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर ही कि अंडर विच आर्टिकल, डायरेक्ट आपसे आर्टिकल भी पूछ सकता है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव द असेंट टू द ऑर्डिनेंस on electoral reform when it sent back to the union cabinet without making any changes। ये 2002 में 2003 में ये हुआ था, ये आपको पता 2002 में एग्जैक्टली ये चीज हुई थी, इसलिए 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐड ऑन करके रखे हैं, जैसे सीडीएस का क्वेश्चन देखिए, सीडीएस फर्स्ट 2006 का क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल to the Lok Sabha for the reconstitution. During the period national emergency, President of India can make the ordinance even after the Parliament is in session. क्या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस ला सकते हैं इवन अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो भी? क्या ये हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सारे क्वेश्चन इसलिए कि आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, बिकॉज अगर मैं तो चाहूं तो 2 मिनट के अंदर इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी नहीं आएगी। जब तक ये क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तब तक आप रिसर्च ओरिएंटेड नहीं बन पाएंगे, तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। सिर्फ आंसर देख लेने से एग्जाम नहीं निकलता है। लैंडमार्क केस है डीसी वाडवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द गवर्नर, कि किस गवर्नर के किस पावर को दर्शाता है ये लैंडमार्क जजमेंट, ये आपको बताना है। ऐसे जजमेंट को आप मेंस के अंदर भी कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरी एक रणनीति एक क्वेश्चन के समझ में आ रही होगी। हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है चीजों में, इसलिए क्योंकि हम इसके डिटेलिंग में जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अरुणाचल प्रदेश, आप अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल नेम बताइए।
द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट एंड द स्टेट हैज द 2 नेशनल पार्क। अभी थोड़ा सा टफ लगेगा क्वेश्चन के, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये किस बुक से आप निकालेंगे, ये बताइए। चलिए हम इसका भी तोड़ बताएंगे आपको। नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। त्रिपुरा, initially part C state, it became the centrally administered territory within the reorganization of the state in 1956 and later attained the status of full-fledged state. How many above pair are correctly matched? इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच हैं? आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 3 ऑप्शन आपके पास है, 1, 2 और 3। 3 पेयर्स हैं। अब 3 पेयर में से कितने पेयर, ये मत सोचो सही, ये सोचो कितने पेयर्स गलत होने की संभावना ज्यादा है, बताओ। जब 3 दिया होता है तो जनरली या तो एक पेयर, देखो सभी के सभी गलत हो जाए ऐसी संभावना बहुत कम होती है। ट्रिक बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, जनरली कम होती है। और सभी के सभी सही हो जाए ये संभावना भी बहुत कम होती है। तो 2 ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो फिर नॉलेज का यूज कीजिए। अब ये 2 आपने ऑप्शन हटा दिया, आपके पास बचा है सिर्फ ऑप्शन ए, या तो एक सही है या तो 2 सही। मतलब एक गलत होने की संभावना ज्यादा है कि हाँ भाई एक गलत हो सकता है, 2 गलत होने की संभावना भी कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई इसका आंसर ये है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जनरली आप 50-50 तक तो पहुंच गए हैं। अब यहां से आप जो भी जाएंगे तो 50% चांस है कि आपके आंसर सही हो। बट इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसको डिटेलिंग और बताता हूं। चलो पहले हम एलिमिनेशन कोड देखते हैं, फिर हम डिटेलिंग देखेंगे इसकी, ठीक है। एलिमिनेशन कोड क्या है? अगर आपको आर्टिकल 4 क्लॉज 2 पता है, रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट द लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 3 फॉर्मिंग द न्यू स्टेट आर नॉट डीम्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 3 के अंदर लॉ बनते हैं वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं होते। और स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना, ये सारी चीजें करना, ये सब आता है किसके अंदर? आर्टिकल 3 के अंदर, अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है। एनी स्टेटमेंट क्लेमिंग द स्टेट came into existence on the basis of a constitutional amendment is technically false। ऐसे स्टेटमेंट अगर कभी आपको पूछ लिया जाए, मतलब ये दिमाग में बिठा ले कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई स्टेट बना, किसी स्टेट का नाम चेंज हुआ, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज हुई, कोई स्टेट डिवाइड होकर यूटी से यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना, या कुछ भी इस तरीके से चीजें हो रही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? जनरली दिमाग में क्लिक होना चाहिए, नहीं ये नहीं है। लेकिन वहीं पे एक एक्सेप्शन है, फॉर द स्टेट लाइक नागालैंड इट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है। इसके लिए हमें पार्लियामेंट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो याद रखना, हिडन ट्रैप। कभी अगर आपको गलती से सिक्किम आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सिक्किम इज अ ब्लैक स्वाइन, ठीक है। इज द ओनली स्टेट, इसलिए इसको रटना याद रखना जरूरी है। सिक्किम इज द ओनली स्टेट वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 वाज अ प्राइमरी व्हीकल फॉर द फुल स्टेटहुड। इसको स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए 1975 में 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अगर और कोई स्टेट के लिए आता है तो सीधे सीधे मना कर देना, लेकिन सिक्किम के लिए आता है तो यहीं पे ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने हिडन ट्रैप। कल को ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप फंस जाओगे, आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो वो नहीं होता है। अगर कोई भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करते हैं, हम कुछ भी चेंज करते हैं, नाम को चेंज करते हैं और उसके स्टेट को बढ़ाते हैं, यूटी से स्टेट्स बनाते हैं, तो किसी भी केस में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। और जो भी चीज आर्टिकल 3 के अंदर आती है वो नॉर्मल एक पार्लियामेंट्री एक्ट होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। लेकिन सिक्किम के केस में ये नहीं है, इसलिए ट्रैप है, इसको फंसना नहीं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब ये देखो, बाकी मैं ना इसमें और डिटेलिंग में जाऊंगा, बट अब ये बुक से कहां से आया ये बता दूंगा। कैपिटल ऑफ द स्टेट इज ईटानगर, आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट का कैपिटल क्या है? ईटानगर है। ईटानगर जो नेम है एक ईटा फोर्ट से नाम लिया गया है, जिसका मतलब है फोर्ट ऑफ ब्रिक्स, जो कि 14th सेंचुरी में बनाया गया है। डीडी बसु आप चैप्टर खोलेंगे, टेरिटरी ऑफ चैप्टर नंबर 6 जब आप ओपन करेंगे, टेरिटरी ऑफ द यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्री, वहां पे सीधे सीधे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 फॉर्म अ न्यू स्टेट ऑफ द नागालैंड विद द इफेक्ट ऑफ 1 फरवरी 1964 कंप्राइजिंग ऑफ द टेरिटरी ऑफ नागा हिल्स। कौन कौन से हिल्स ली गई हैं? ट्विनसिंग एरिया, ट्विसांग एरिया, which was previously the tribal area, जो पहले ट्राइबल एरिया हुआ करता था, in the 6th schedule of the constitution forming the part of state of Assam, forming part of state of Assam। तो ये आपको सीधे सीधे मिलेगा, ये नागालैंड के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। और डिटेल में जा रहा हूं, सोचो इतना डिटेलिंग में बुक से डायरेक्ट बता रहा हूं, आप चाहो तो बुक खोल के सामने इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठा के बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट बुक जो आप जानते होंगे लक्ष्मीकांत और डीडी बसु, ये 2 ही बुक है, यहीं से बताऊंगा, इसके अलावा कोई तीसरी बुक नहीं उठाऊंगा। पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए स्पेक्ट्रम हो गई और कुछ एक दो और चीज बुक्स हो गई हैं जिनको मैं हिस्ट्री के लिए यूज करूंगा, कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज जो आपको पता है वही यूज करके मैं बताने वाला। सेकंड देखिए, डीडी बसु के 26 एडिशन चैप्टर नंबर 14 में जब आप जाओगे, स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पे न्यू स्टेट एडेड है
और पेज नंबर 239 फटाक से खोल के देख लो। द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 मेंशन, ये बताता है कि किस तरीके से स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है दो स्टेट में डिवाइड होता है, गुजरात और महाराष्ट्र। पहले बहुत बड़ा स्टेट था बॉम्बे, उसको तोड़ के दो स्टेट बने, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। केरला, द स्टेट ऑफ केरला वाज क्रिएटेड द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो पूरा डिटेल में दिया गया है कौन सा लिस्ट कहां से बना। यहाँ पे भी नागालैंड एक्ट 1962 एक्ट दिया गया है, एक्ट के थ्रू ये बना हुआ है। द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट बनाया गया, नागा हिल्स किस किस एरिया से लेके बनाया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वाज त्रिपुरा इनिशियली क्लासिफाइड एज पार्ट सी स्टेट आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या त्रिपुरा को पार्ट सी के अंदर रखा गया था जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था? उसके बाद आपको पता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरीके से हमने पार्ट डिवाइड किए थे स्टेट को डिवाइड करने की। तो क्या उसमें पार्ट सी के अंदर रखा गया था? ये पार्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और बहुत परेशान करते हैं। एक बार कवर कर लो टॉपिक, कभी कभी भी आपका इसमें गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये भी आप डीडी बस उठाओगे तो आपको ये पेज नंबर 309 पे देखने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 16 के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम भी लिखा कि अगर कभी पेज ऊपर नीचे होता है और एडिशन बदलता है, आपके पास दूसरा है, तो आप उस चैप्टर में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली 3 कैटेगरी के स्टेट्स थे, आपको पता होना चाहिए, पार्ट ए, बी एंड सी, और जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन थे। पार्ट सी के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स है जिनको आपको याद रखना जरूरी है। लद्दाख, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, ये सब के सब किसके अंदर थे? पार्ट सी के अंदर थे। ऑफ दीज, हिमाचल प्रदेश, भोपाल, बिलासपुर, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ द इंडियन स्मॉल स्टेट। छोटे छोटे स्टेट्स को, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे भोपाल आज कैपिटल है मध्य प्रदेश का, और आपको पता होना चाहिए कि जो भोपाल है, वो जो भोपाल है और ये जो भोपाल है बहुत डिफरेंस है। पहले का भोपाल बहुत बड़ा था, अभी का छोटा है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। द स्पेशल फीचर ऑफ पार्ट सी क्या है? दैट देयर वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये पार्ट सी को प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। तो पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी इसलिए पार्ट सी दिया गया है। त्रिपुरा को क्या पार्ट सी के अंदर रखा गया था? अब समझो, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, ये तो सही बोल रहा है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट किया, लेकिन उसको उसके अंदर रखा गया था या नहीं रखा गया था, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके अंदर होते थे। ठीक है, डिड त्रिपुरा बिकम द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी एज द 1956? हम इसको देख लेते हैं। तो पार्ट सी के अंदर नहीं, पार्ट डी के अंदर रखा गया था। ठीक है, इसको पढ़ो। क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ब्रिटिश शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक नाम से आया था अलग से 1874 में, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के समय थे। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस आफ्टर इंडिपेंडेंस दे प्लेस द कैटेगरी पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट डी टेरिटरीज। दो तरीके से पार्ट सी के अंदर स्टेट, पार्ट डी के अंदर टेरिटरीज को रखा गया था, आपको पता होना चाहिए। 1956 में कॉन्स्टिट्यूट होता है यूनियन टेरिटरी बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बनता है उसके तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आर द स्टेट टुडे फॉर्म यूनियन टेरिटरी। एट द प्रेजेंट दे वेयर द 8 यूनियन टेरिटरी। ये 8 यूनियन टेरिटरी आज के टाइम पे है। तो ये सबको यूनियन टेरिटरी के अंदर रखा गया था। तो पार्ट डी के अंदर किसको रखा गया था? पार्ट डी के अंदर सारी यूटीज को रखा गया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट सी मैंने बता चुका हूं, पार्ट डी बता चुका हूं, सारी यूटी को रखा गया था। पार्ट डी के अंदर कौन कौन सी यूटी को रखा गया था उन सबके नाम बता दिया है। अच्छा, यूटी को क्यों रखा गया था? यूटी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि पहले के जमाने में मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स के समय में उसे हम शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहते थे, जहां पे शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत रहते थे, और उनकी चीजों को संभालने के लिए कि भाई उनका पर्टिकुलर होता है कि उनकी कम्युनिटी थी, उनकी चीजें थी, उनका एक रिलीजियस एस्पेक्ट था, उनका एक कल्चरल एस्पेक्ट था, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये चीज की गई थी। ठीक है, अब आपको समझना है कि त्रिपुरा को कब फुल स्टेट फुट का दर्जा मिला। पहले तो त्रिपुरा कहां था? हमने देख लिया पार्ट डी के अंदर त्रिपुरा था। तो क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि भाई पार्ट सी के अंदर नहीं था, ये गलत हो गया। पार्ट सी के अंदर नहीं था, किसके अंदर था? पार्ट डी के अंदर था। थोड़ा समय लग रहा है पर डिटेलिंग इससे अच्छा नहीं मिलेगा। इतना डिटेलिंग में ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब हरियाणा को बनाया गया, पहले तो आपको समझना है चैप्टर नंबर 6 ऑफ पॉलिटी, लक्ष्मीकांत उठाना है, न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पेज नंबर 55। क्रिएटेड हरियाणा 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, फॉलोड बाय द डिमांड ऑफ द सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सुभाष जो है रेज होता है। अकाली दल आते हैं यहाँ पे, लीडर मास्टर तारा सिंह, इनका नाम भी याद रखना। फिर मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 1972 में बनता है। ठीक है, मणिपुर त्रिपुरा जो है सब स्टेट होते हैं मेघालय के। गॉट स्टेट हुड नेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। धीरे धीरे इनको भी स्टेट हुड का दर्जा मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें। आप स्पेक्ट्रम खोल लो, स्पेक्ट्रम के अंदर पेज नंबर चैप्टर नंबर 39 इंडिया आफ्टर नेहरू खोल लो। ठीक है, वहां पे भी आपको दिख जाएगा कि जो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 1972 में स्टेट हुड का दर्जा मिलता है। स्टेट हुड का दर्जा कब मिलता है? 1972 में। ये सीधे सीधे
बुक से उठाया है, लिखा हुआ है, बहुत रिसर्च लगी इसमें। वर्डिक दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज और बना के रखा है, वर्डिक कॉन्सेप्चुअल आपके ट्रिगर कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन और कैसे आप दिमाग को खोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली, एक क्वेश्चन आया तो और डिटेलिंग कैसे जा सकते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि पेयर 3 आप यहां से देखोगे ना, सेकंड जो कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है, आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 368, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाओ। आर्टिकल 368 क्या होता है, आर्टिकल 3 क्या होता है, आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी चीजें चेंजेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। आर्टिकल 368 के अंदर जो भी चीजें चेंज होती हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। क्लियर? ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, पेयर इसका जो 1 था तो ट्रेवल एक बाउंसर था, सीधे ऊपर से जाने वाला, और अगर नहीं बन रहा है तो वो नहीं बनेगा, है ना। पर जैसे मैंने एक आपको बताया कि जनरली ऐसे जो बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहा है वो जनरली सही होता है, ये भी बता दूं। जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हवा ही नहीं लग रहा है तो जनरली वो सही होता है, वो गलत नहीं होता। ऐसी चीजों को यूपीएससी गलत पूछेगा जो नॉन है, जो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है, वही चीजें यूपीएससी गलत पूछेगा, और यहीं पे ट्रैप होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज को समझना है। अगर ये चीज आप समझोगे तो फिर यूपीएससी निकलेगा आपका। आपको पढ़ना है कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स को पढ़ना है ना, नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी को पढ़ो, उसकी मैपिंग को देखो, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। हॉरिजॉन्टली आप किस तरीके से इसको और पढ़ोगे कि भाई बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, कि भाई स्टेट्स के बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कब बना है, कैसे बना है, फॉर्मेशन कैसे हुई, तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो स्टार्टिंग में ही हम पढ़ते हैं। और खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का तो आपको पता होना चाहिए। नागालैंड बनता है 1963 के अंदर, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनता है 1972 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनते हैं। अब भी याद करवा रहा हूं, याद कर लो, रट लो इस चीज को, ठीक है। नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा का कहां नेशनल पार्क है, क्लाउड लेपर्ड वगैरह, ठीक है। मणिपुर का, नागालैंड का। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, गारंटीड बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, ओरिजिन याद कर लो, एक्ट याद कर लो, अमेंडमेंट याद कर लो, कैपिटल हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा देख लो, प्रोटेक्टेड एरिया देख लो। तो नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो है इनका, तो इसलिए आप इसको याद करके रख लो, ठीक है। जैसे इसमें मैंने बता दिया। आप देखो, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के एक मॉडलिंग नेशनल पार्क है, 2 नेशनल पार्क है, और एक नामदाफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। यही अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये ऐसा मैप खुद बनाओ, ये मैप खुद बनाओ और खुद प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, है ना। एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सीएपीएफ पिछले क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको क्लियर होता रहेगा टॉपिक। पहले तो टॉपिक क्लियर होता रहेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और उसके थ्रू आपको पता चलता रहेगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, सीएपीएफ 2012 का क्वेश्चन है, विच वन अमोंग the following statement about the State Reorganization Act not correct. The act dealt with the issue of redrawing the boundaries of the state. It passed in the year of 1956. It created 14 states and 6 union territory. The state boundaries were drawn for the administrative convenience. ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। सेकंड, एनडीए के अंदर 2024 में, भाई ये तो बहुत ही ताजा क्वेश्चन है, अगर ये पढ़ के गए होते तो आपको बन जाता। देखो, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, गांधी जी 1948 में आर्ग्यू किए करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंस ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस में। सेकंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंडेड इट टू इनकॉर्पोरेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे रिकमेंड किया जो गांधी जी ने बोला था, या नहीं किया? तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें से क्लियर सही है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत डिटेलिंग में देखी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे, और चैप्टर पढ़ते रहिए। पीडीएफ को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ऐप के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारी ऐसी मेहनत वाली चीजें जो हमने रिसर्च करके बनाया है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए। चलिए।